Hello everyone, my name is Rohan Madan. This is the 7th video of the series which I started to guide every CA finance student on DT subject. So please watch the video till end. Hello Rohan, Hi Dhiren, how are you? I am good. What about you? I'm also good and I am here today on behalf of CA final aspirants and I am here to ask you some questions on behalf of them specifically on direct taxation. Yeah. So let's start. Yeah, sure. Please ask your question and thank you for representing all the CA aspirants. So my first question is very general. What was your study plan, a general study plan in the strategy? So around you are asking about DT strategy. सबसे पहले मैंने DT का strategy यही था कि 2 months मेरे को उसके lectures को complete करने के अंदर लगा था और then मेरा study leaves के अंदर मैंने उसको around 2 to 3 times उसका revision किया था. So यही strategy थी. ओके सो एक क्वेश्चन है मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगता है बिकॉज इंटरमीडिएट में जो बच्चे सीए इंटरमीडिएट जो पढ़ के आए हैं उन लोगों ने वहाँ पे जो डीटी पढ़ी है उसका कितना कवरेज सीए फाइनल के कोर्स के अंदर है. सो जैसे इंटर के अंदर भी मेरे को जितना याद है कि 5 हेड्स होते हैं इनकम के. सो वो पांचों हेड्स आपके लिए रेलेवेंट होंगे बट जैसे हाउस प्रॉपर्टी जितना इन डेप्थ नॉलेज वहाँ पे कवर होता है इंटर के अंदर वैसा सीए फाइनल के अंदर नहीं आएगा. तो सीए फाइनल के अंदर इनकम फ्रॉम सैलरी होता है वो हेड कवर नहीं होगा. सो इन दोनों के अलावा जैसे हाउस प्रॉपर्टी सैलरी के अलावा जो 3 हेड बच गए तो वो आपको कवर करने पड़ेंगे सीए फाइनल के अंदर. सो ऐसा नहीं है कि जो इंटर में आपने पढ़ा वो रेलेवेंट नहीं होगा. ऑल द थिंग्स आर इंटर रिलेटेड विद सीए इंटर का जो भी स्टडी मटेरियल है जो भी आप सीए फाइनल में पढ़ोगे दोनों चीजें इंटर रिलेटेड है और आपके लिए यूजफुल होगी सीए फाइनल के अंदर. सो टेक्निकली कि सीए इंटरमीडिएट के अंदर जितना भी हमने कोर्स में पढ़ा वो पार्ट तो सीए फाइनल के कोर्स के अंदर है ही. यस ओके तो जिसने भी अगर सीए इंटरमीडिएट अच्छे से पढ़ी होगी तो उसको थोड़ा सा बेनिफिट तो होगा. यस यस ओके सो अगेन वन मोर क्वेश्चन कि अमेंडमेंट्स को लेके आपका क्या राय है जो क्योंकि डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे अमेंडमेंट सबसे ज्यादा आते हैं. तो आपको आपकी स्ट्रैटेजी के अंदर आपके सीए फाइनल की प्रिपरेशन के अंदर कितने अमेंडमेंट्स आए, कितना आपको प्रॉब्लम्स फेस हुई या प्रॉब्लम्स नहीं भी फेस हुई? सो एज सच अमेंडमेंट से रिलेटेड मैंने डीटी को उठाया ही मतलब उस नंबर पे था मतलब उस के मतलब एकदम एट द एंड ऑफ द स्टडी लिया था. मतलब बाकी सारे सब्जेक्ट मैंने कंप्लीट कर लिए थे और एट लास्ट मैंने डीटी उठाया था. तो उसके पीछे यही मेरा माइंडसेट था कि मेरे को नंबर ऑफ अमेंडमेंट जो कवर करनी पड़ेगी वो कम होगी. जैसे मेरा May 24 में अटेम्प्ट था तो मेरा अराउंड दिसंबर जनवरी में डीटी चल रहा था. तो ऐसा होना नहीं चाहिए बट फिर भी चल रहा था क्योंकि मेरा थोड़ा टाइम पीरियड ज्यादा लग गया था बाकी सब्जेक्ट में. बट डीटी को मैंने लास्ट इसलिए ही पिक किया था ताकि मेरे को जो भी नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स होगी वो कम करनी पड़े. क्योंकि जनवरी में अगर आप कर रहे हो तो उस समय तक जितनी भी अक्टूबर तक की अमेंडमेंट्स होती है वो सारी आपने कवर कर ली है जनवरी में. सो यही रीजन था कि मैंने डीटी लास्ट में लिया और अमेंडमेंट्स मुझे कम करनी पड़ी. और उसके बाद में भी अगर कोई अमेंडमेंट्स आई थी तो सर ने लेक्चर अपलोड किए थे, 1-2 लेक्चर्स थे उसके अंदर वो मैंने रेफर किए. ओके तो जैसा आपने बोला कि सर ने लेक्चर्स अपलोड किए थे, आपने किस फैकल्टी के किस फैकल्टी के आपने लेक्चर्स लिए थे, आप थोड़ा बता पाएंगे? यस मैंने भंवर बुराना सर के लेक्चर्स लिए थे डीटी के लिए और उनका फास्टैग बैच मैंने रेफर किया. ओके ग्रेट. कोई और फैकल्टी का नाम अगर आप बता पाएंगे क्योंकि हो सकता है ना कि किसी बच्चे को भंवर बुराना सर की लेक्चर्स से इतना सेटिस्फेक्शन ना मिले ऑल्दो ही इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स. सो एनीथिंग अगर आपने किसी और को थोड़ा सा सजेस्ट किया. एंड सेकेंडली आईसीआई के मॉड्यूल के ऊपर आपने कितना फोकस किया, क्या उसको आपने रेफर किया क्या नहीं किया? ऐसा मुझे डीटी में भंवर सर के अलावा किसी का नाम भी नहीं पता क्योंकि मेरा यही माइंडसेट रहा है सारे सब्जेक्ट्स में कि जो भी मैं टीचर को रेफर कर रहा हूँ मैं 100% उसी पे फोकस करता हूँ. सो आपका सेकंड क्वेश्चन क्या था कि आईसीआई मॉड्यूल को आपने कितना रेफरेंस दिया? सो आईसीआई मॉड्यूल जो कि भंवर सर के जो चार्ट बुक है जो इस तरीके से समराइज करते हैं क्योंकि डीटी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप उसकी आईसीआई मॉड्यूल को सारों को कवर नहीं कर सकते. जब मैं फर्स्ट टाइम स्टडी लीव पे गया था सो मेरे को लग रहा था कि मैं उसकी स्टडी मटेरियल को पढ़ूंगा तो मेरा माइंडसेट क्योंकि इंटर के अंदर मैंने सारी स्टडी मटेरियल कवर करता था तो सेम माइंडसेट के साथ मैं सीए फाइनल की लीव्स पे गया. तो मैंने पीजीपीपी चैप्टर को उठाया तो मेरे को खाली 15 दिन उस पीजीपीपी चैप्टर को कवर करने में लग गया इन द स्टडी पीरियड के अंदर. सो देन मेरे को रियलाइज हुआ कि भाई आप स्टडी मटेरियल कवर नहीं कर सकते हो. तो मैं स्विच हुआ ड्यूरिंग माई जब भी मेरा स्टडी लीव के अंदर मैं स्विच किया मैंने भंवर बुराना सर की जो नोटबुक मतलब उनकी बुक्स आती है जो समराइज करके वो सर बुक देते हैं तो उसके ऊपर मैं स्विच हुआ और वो मेरे को रेलेवेंट लगी और उसके कारण मैंने 2 to 3 टाइम्स मैंने स्टडी पीरियड में स्टडी लीव पीरियड के अंदर मैंने डीटी को कवर कर लिया. ओके सो आपका कंक्लूजन वाला ये था कि आपने जिस भी टीचर को रेफर किया है जैसे आपने भंवर सर को किया है आपने फुल्ली उनके ऊपर आप रिलाय करके आपने डीटी के अंदर आईसीआई मॉड्यूल को रेफर नहीं किया.
हाँ मतलब एक चैप्टर के लिए पीजीबीपी के लिए किया था Okay. 15 डेज के लिए, जैसे मेरे को उसके बाद रियलाइज हुआ कि नहीं हो नहीं पाएगा करना तो है। मैंने उसको साइड किया, फिर मैं उसकी बट सजेशन तो यही है कि फिर ना ही करें, अगर आप भर सर को ले रहे हैं तो फिर देन हाँ कॉम्पैक्ट बुक इज इनफ सर की। ओके। कमिंग टू वन मोर क्वेश्चन कि जब आप स्टडी लीव्स पे गए तो आपको एग्जैक्टली कितने डेज लगे डीटी को कवर करने के लिए फर्स्ट रिवीजन के? फर्स्ट रिवीजन के लिए अराउंड मेरे को 1 मंथ लगा रहेगा, क्योंकि 15 डेज तो मेरे को एक चैप्टर के अंदर ही लग गया था। 15 डेज भी ऐसा क्योंकि मैं 15 डेज में 2 सब्जेक्ट चलते थे मेरे कि Okay. फर्स्ट में कोई और सब्जेक्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट हाफ मतलब अराउंड 2 to 3 पीएम तक मेरा दूसरा पहला सब्जेक्ट चलता था, फिर 3 पीएम के बाद में मैं दूसरा सब्जेक्ट उठाता था, दूसरा सब्जेक्ट पिक किया मैंने। तो ऐसे 15 दिन लगे थे मेरे को उसको कंप्लीट करने के लिए, फिर नेक्स्ट 15 डेज लगे थे मेरे को उस बाकी चैप्टर्स को कंप्लीट करने के लिए, तो अराउंड 1 मंथ। ओके, सो टेक्निकली आपने आपने कितने रिवीजन की एग्जाम से पहले डीटी के? डीटी के अराउंड मेरा 2 to 3 टाइम्स मेरा रिवीजन हो गया था टोटल मिला के, मतलब एग्जाम डे वाला भी मिला के मेरा 3 टाइम्स रिवीजन हो गया था उसका। और सेकंड रिवीजन में आपको कितने डेज लगे एंड थर्ड रिवीजन में कितने डेज लगे, कुछ बता पाएंगे? तो सेकेंड रिवीजन मेरा अराउंड 15 डेज में कवर हो गया था, और थर्ड रिवीजन जो अराउंड 1.5 डेज का मेरे को टाइम मिला था, और डीटी से पहले ऑडिट का 3 डेज का मेरा लीव था, तो उसमें मैंने 1 डे उसके लिए यूटिलाइज कर लिया था, तो थर्ड रिवीजन अराउंड 2.5 डेज चला था, दैट इज फॉर द एग्जाम डे ओनली। ओके, ग्रेट। वन मोर क्वेश्चन कि डीटी के अंदर इतने सारे सेक्शंस हैं, इतने सारे प्रोविजंस हैं, आई एम श्योर किसी पर्सन ने अगर डायरेक्ट टैक्स के अंदर आर्टिकलशिप करी होगी तो उसको स्लाइटली बेनिफिट तो रहेगा ही, बट कोई ऐसी स्ट्रैटेजी जहाँ पे अगर किसी की मेमोरी वीक हो उसके लिए डीटी के लिए आप क्या थोड़ा सजेशन देना चाहेंगे? सो सेम मेरे केस के अंदर भी था कि कोई सेक्शन होता है जैसे सेक्शन 92B, वो एक इंटरनेशनल टैक्सेशन से रिलेटेड चैप्टर है। सो मैंने क्या करता था कि जो भी सेक्शन मेरे को लगता था कि इंपॉर्टेंट है, जो रिपीटेटिव है, जैसे इंटरनेशनल टैक्सेशन के कुछ चैप्टर हैं जैसे एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस क्या होता है, तो ये सारे आपको हेल्प करेंगे। तो मैं इंपॉर्टेंट है जिसके क्वेश्चन आएंगे आएंगे, सो मैं क्या करता था कि वॉल के ऊपर एक चार्ट बना के रखता था कि ये सेक्शंस के अंदर इसको ऐसे, एक ट्रिक बना के रखता था कि इसको ऐसे याद करना है। तो हर मॉर्निंग में 10 से 15 मिनट में डीटी के सेक्शंस को देख लेता था जो भी इंपॉर्टेंट होते थे। सो इस तरीके से मेरे को सेक्शंस मैंने याद करे थे, और मैंने सारे सेक्शंस के ऊपर याद नहीं किया क्योंकि उसका कुछ आपको कुछ ज़्यादा मार्क्स भी नहीं मिलता, अराउंड 0.5 मार्क्स आपको मिलेगा। सो इसके लिए यही है कि जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस है उसको आप एक बार लिख लीजिए अगर आपको याद नहीं होता है, और उसको रेगुलर बेसिस पे आप 10 से 15 मिनट दीजिए मॉर्निंग के अंदर। सो आपको जब भी आप एग्जाम डे दोगे तो इस समय आपको याद रहेगा। ओके, आपने एक ट्रिक वर्ड आपने यूज किया, ऐसी कोई शॉर्ट स्ट्रैटेजी या शॉर्ट टिप अगर आप देना चाहें जब आप सेल्फ प्रिपरेशन करने गए थे आर्टिकलशिप के बाद जो लीव आपको मिली थी, तो उसमें आपने ऐसी कौन सी शॉर्ट ट्रिक्स यूज करी? जैसे आपने बताया कि आपने चार्ट्स चिपकाए थे, ऐसी कोई सजेशंस? बिकॉज डायरेक्ट टैक्स के अंदर इतनी सारे प्रोविजंस है, इतने सारे सेक्शंस है, अगर हमें हमें आई गेस रोज देखना होगा तभी थोड़ी सी चीजें ग्रास्प होगी, तो आपने ऐसी कोई छोटी और चीजें जो यूज करी हो? टिप्स तो ऐसा यही है कि मैं क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खाली आप Okay. जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ के, जो प्रोविजन है उसको समझ के आप, मतलब आपको एक ग्रिप नहीं आएगी उस सब्जेक्ट के ऊपर। सो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप जो भी प्रोविजन पढ़ रहे हो उसका रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करो। सो ये मेरे को ड्यूरिंग माय रिवीजन मेरे को समझ आया कि हाँ भाई खाली प्रोविजन पढ़ने से, उसको रटने से कुछ नहीं होगा, उसका क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जब ये वो आपके लिए हेल्पफुल होएगा। ओके, तो रोहन आप मुझे एक चीज बताइए कि जब 1.5 डेज की जो स्ट्रैटेजी हमें मिलती है, ऑफ कोर्स ऑडिट का जब आप पेपर दे के आए होंगे, डीटी से पहले ऑडिट ही है ना, करेक्ट? यस यस। ऑडिट जैसे हैवी सब्जेक्ट आप दे के आए होंगे, तो आपने क्या ऑडिट को सबसे पहले एनालाइज किया? क्या आपकी ये आदत रही है? नहीं मतलब कोई भी पेपर में ऐसा नहीं करता था कि जो पास्ट में पेपर हो गया एक उसके बारे में भूल जाओ, क्योंकि यही माइंडसेट रहेगा, क्योंकि आपकी जो 1.5 डेज मिलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस 1.5 डेज के अंदर आपकी जो एनर्जी है उस पास्ट पेपर के ऊपर वेस्ट नहीं होनी चाहिए, जो जिसको आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। सो 1.5 डेज में मैंने पास्ट पेपर को एनालिसिस नहीं किया था। प्लीज आप ये टिप आप भी याद रखें, ऑडिट जैसे पेपर के बाद प्लीज उसको कभी एनालाइज ना करें। ओके, सो अगर एग्जाम्पल की प्रीवियस पेपर अगर किसी का अच्छा ना गया हो या मिडऑकर गया हो, तो डीटी ऐसे सब्जेक्ट के लिए कौन से ऐसे टॉपिक्स हमें पहले उठाने चाहिए? क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो जैसे कि मैं एक बार सारे हार्ड टॉपिक्स पहले कर लेता हूँ, फिर मैं इजी के ऊपर देखूंगा यार। तो हार्ड टॉपिक्स पहले उठाने चाहिए, इजी उठाने चाहिए, आपने कैसे अप्रोच किया था? सो मेरा 1.5 डेज के अंदर ये स्ट्रेटेजी थी, मैंने उसको हार्ड टॉपिक वैसा कुछ भी क्लासीफाई नहीं किया। मेरा सिंपल माइंडसेट था कि सर का जो मैराथन लेक्चर है उसको वॉच किया मैंने। उसके बाद में क्या था
कि कॉम्पैक्ट बुक थी, तो कॉम्पैक्ट बुक को मैंने जब फटाफट उनको रेफर किया 1.5 डेज के अंदर, और यही मेरा माइंडसेट था कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने मार्क किए हुए, और एक सर सुपर 16 करके सुपर 25 करके एक क्वेश्चंस का पीडीएफ शेयर करते हैं, तो वो मैंने ट्राई किया कि उसमें जो भी क्वेश्चंस है वो देखूं। तो इसको अगर मैं कंक्लूड करूं तो 3 थिंग्स। एक तो आपको मैराथन लेक्चर देख लेना है कि जो, क्योंकि डीटी उसको आपको क्या करना है कि हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो फटाफट मैराथन लेक्चर देखना है, और जो भी आपने प्रोविजंस 2-3 बार आपने रिवीजन कर लिया तो आपको वो क्विकली उसको रिवाइज हो जाएगा। देन आपको कॉम्पैक्ट बुक रेफर करनी चाहिए। और थर्ड चीज मेरी ये रहेगी कि सुपर 16 जो क्वेश्चंस है वो आपको एक बार ट्राई करना चाहिए कि 1.5 डेज के अंदर आप उसको सॉल्व करो, या एक बार माइंड में फटाफट देख के उसको आप सॉल्व कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। सो यही स्ट्रेटजी आपको भी फॉलो करनी चाहिए 1.5 डेज। ओके, ग्रेट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा एमसीक्यू पे रहेगा कि यार एज यू नो 30 नंबर के एमसीक्यू आपने भी दिए होंगे पेपर में, तो सबसे पहला क्वेश्चन कि एमसीक्यूज को कैसे टैकल किया, उस एमसीक्यूज के लिए आपने प्रिपरेशन कैसे करी, बिकॉज थोड़ा सा एमसीक्यू में स्ट्रैटेजी हमारी अलग हो जाती है। आई गेस कंसेप्चुअल नॉलेज एकदम शार्प चाहिए हमें एमसीक्यूज के लिए, और इंटरमीडिएट में मैंने फेस किया था कि एमसीक्यूज जो है हमें ऐसा लगता है कि छोटे आएंगे लेकिन काफी लंबे आए। मतलब एक एमसीक्यू के ऊपर एक पैराग्राफ है सपोज, तो उससे उस रिलेटेड 5 से 6 क्वेश्चंस रिलेटेड है। तो क्या इधर भी फाइनल्स के अंदर भी ऐसा ही हुआ? सो ओवरऑल एमसीक्यू के बारे में आप थोड़ा कुछ बताइए। सो एमसीक्यू का मेरा प्रिपरेशन यही था कि एक तो पास्ट वाले जो एमसीक्यू थे तो मैंने वो उसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करी थी, और देन मेरी प्रैक्टिस हुई थी मॉक टेस्ट के अंदर। आई एम सॉरी, लेकिन पास्ट एमसीक्यूज हमें कहाँ मिल सकते हैं? बुक में ही, सर की बुक में ही? सर की बुक में या पास्ट ईयर जो पेपर्स होते हैं Okay. उसमें आपको एमसीक्यू का मतलब उसमें एमसीक्यू नहीं मिलेगा, लेकिन केस स्टडी या कुछ एमसीक्यू बुकलेट करके रहता है, एमसीक्यू Okay. बुकलेट रहता है, तो आप बीओएस पोर्टल से आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सो देन मेरी एमसीक्यू की प्रैक्टिस हुई थी मॉक टेस्ट के अंदर, जो 2 मैंने मॉक टेस्ट दिए थे। और मॉक टेस्ट 1 तो ऐसा था कि बहुत डिफिकल्ट एमसीक्यू आए थे, एकदम डीप जो आपकी कॉन्सेप्ट की नॉलेज होती है वो चेक किया था। और देन मैंने आरटीपी के सारे एमसीक्यू सॉल्व किए थे। सो ये 4 मैंने मतलब सोर्स थे, जिसके 4 मटेरियल हो गया जहाँ पे मैंने एमसीक्यू की प्रैक्टिस करी थी, और एक पीओएस पोर्टल पे जो भी एमसीक्यू रहते हैं वो मैंने सॉल्व किया था। तो जो बीओएस पोर्टल पे शायद 200-300 एमसीक्यूज की लिस्ट होती है, आपने कितने सॉल्व किए, कुछ आइडिया? और कब टाइम दिया, फर्स्ट रिवीजन में कि सेकंड रिवीजन में? मतलब हर एक चैप्टर का जैसे जैसे रिवीजन कंप्लीट अच्छा, ओके। मैं ट्राई करता था कि मैं जो भी 10-15 क्वेश्चंस होते थे हर एक चैप्टर के वो कंप्लीट कर लूं। ओके, ग्रेट। आपने एमटीपी का नाम दिया, तो आपने क्या आईसीए जो लॉन्च करती है एग्जाम के पहले, एमटीपी 1 एंड एमटीपी 2, आपने सिर्फ पेपर देखे थे कि सेंटर पे जाके सॉल्व किया था? अगर सेंटर पे किया था तो क्या बेनिफिट मिला, और कितना रिलेवेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है वो चीज़? सो एमटीपी एंड अगेन कितने नंबर आए आपके? सो मॉक टेस्ट ऐसा था कि मतलब हर एक सब्जेक्ट का मैंने मॉक टेस्ट सीरीज दी थी, तो 2 आईसीआई की मॉक टेस्ट सीरीज होती है वो दोनों मैंने दी। और डीटी के अंदर मेरा ये था, मतलब मैं आईसीआई के जो सेंटर होता था वहाँ पे जाके देता था। आईसीआई का मेंबर सीए मेंबर होता है, वो आपकी कॉपीज को वेरीफाई करेगा, चेक करेगा। और एज सच मेरे मार्क्स फर्स्ट में तो ऐसा था कि अराउंड मेरे को 40 मार्क्स आया था, और मैंने हाफ एन आवर एक्स्ट्रा दिया था। मतलब ऐसा था कि अगर मैं 3 आवर्स के अंदर होता तो मैं फेल ही था। अराउंड मेरे को 35-32 नंबर्स आते, तो मैंने एक्चुअल में वेरीफाई किया था कॉपी लाने के बाद में। सो मेरा सजेशन रहेगा कि आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए, उसका बेनिफिट आपको एग्जाम डे में मिलेगा, क्योंकि आप मॉक टेस्ट में एक रिटर्न प्रैक्टिस हो रही है। एक हाई लेवल के मॉक टेस्ट 1 में मैंने बताया जैसे डीटी के आप बहुत हाई लेवल का एमसीक्यू आए थे, तो एक अच्छे एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो रही है जो कि आपको डेफिनेटली आपको उसमें हेल्प करेगी फाइनली। यार मतलब 40 नंबर एमटीपी में आए और उसके बाद भी इतने अच्छे नंबर स्कोर करें और रैंक लेके आए, इट्स अ वेरी गुड अचीवमेंट यार। ओके, सो वही यार, लास्ट 1-2 क्वेश्चंस और कि एकदम एंड में डायरेक्ट टैक्स अगर सपोज किसी को बहुत पसंद है, और सपोज एक ऐसा पर्सन है जिसको डायरेक्ट टैक्स बिल्कुल नहीं पसंद है, उन दोनों के लिए ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या बताओगे आप, मतलब इन 10 सेकेंड्स, दैट्स इट। सो ओवरऑल स्ट्रेटजी ये रहेगी, जिसको पसंद है उसको भी क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, और जिसको पसंद नहीं है उसको भी क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, जब भी आप उसकी ग्रिप ले सकते हो डीटी। ओके, सो रोहन एक चीज़ और बताओ मुझे कि जो अमेंडमेंट्स आए थे आपके अटेम्प्ट में, एमसीक्यूज के अंदर अमेंडमेंट्स का कितना इंपॉर्टेंस था? क्या जो एमसीक्यूज का वेटेज अमेंडमेंट्स रिलेटेड था, कितने ज़्यादा अमेंडमेंट्स आए थे एमसीक्यूज के अंदर? सो ऑलमोस्ट मॉक टेस्ट के अंदर मेरे को जितना याद है कि जितने भी क्वेश्चंस बने थे वो सारे अमेंडमेंट से रिलेटेड ही बने थे। ओके, सो उसके ऊपर भी आपका फोकस होना चाहिए। ओके, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन, 3 घंटे मिले थे डीटी के,
प्रेशर तो होता ही है यार, 1.5 डेज का भी होता है। पिछले अगर किसी किसी का एग्जाम ऑडिट का अच्छा नहीं गया तो डीटी में तो लग ही जाते हैं। आई एम प्रीटी श्योर, मैंने काफ़ी लोगों से बात की, एक दो लोगों से बात की। तो कैसे हैंडल किया 3 घंटे डीटी को? हाँ ऐसा है कि क्योंकि शायद तुम्हारी आर्टिकलशिप भी डीटी में थी नहीं, और डीटी में जितना मुझे याद है तुमने स्ट्रगल भी बहुत किया था, तो कैसे मैनेज किया? हाँ मतलब स्टडी पीरियड में जब था, जब लगता था कि डीटी कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्योंकि इतना वास्ट लगता था, और मेरी शुरुआत की स्ट्रेटजी भी थोड़ी सी चली गई थी, जैसे 15 हाँ, डेज 15 डेज तुम्हारे उधर वेस्ट हो गए थे। हाँ, एग्जाम्पल व्हाटएवर। सो 3 आवर्स में यही माइंडसेट था कि जो मेरे को बेस्ट क्वेश्चन आता है मैं उसको पहले पिक करूंगा। तो जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे, सो पहले 3 क्वेश्चन मैंने बेस्ट उठाए, देन मैंने स्विच किया टू द एमसीक्यू, जो भी 1.5 आवर्स मतलब 1 आवर 30 मिनट्स मेरे को लगा था, पहले 3 बेस्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए। देन मैंने स्विच किया टू द एमसीक्यू, 30 मिनट्स 45 मिनट्स मैंने उसको लिया। देन मैंने लास्ट के 22 जो मेरे को लगता था कि हाँ ये क्वेश्चन है उसको पिक किया और ऐसे सॉल्व किया था। सो यही मेरा माइंडसेट था, और एज सच प्रेशर मैंने पास के पेपर को एनालिसिस नहीं किया, तो माइंड एकदम फ्रेश एनर्जीज के साथ मैंने ही मतलब उस पेपर को पिक किया। ओके, ग्रेट। थैंक यू सो मच यार रोहन। या आपकी स्ट्रैटेजी से मेरे को तो बहुत बेनिफिट होगा, और आई एम प्रीटी श्योर जो भी लोग देखेंगे उनको भी काफ़ी बेनिफिट होगा। Yeah, definitely, and thank you, Dhiren, for asking the question on behalf of all the CA final students. Thank you so much. थैंक यू। Thank you for watching the video till end. I am attaching my certified copies in the description for your better clarity. I hope I have cleared all the doubts, all the questions जिसने भी मेरे से doubts पूछे, queries पूछी थी। अगर इसके बाद भी कुछ doubts रह जाते हैं, you can connect me on LinkedIn and send your queries, questions over there. Thank you so much.